इसके पहले जब पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 से 25, तो वहां पर पेपर के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि तरह तरह का आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन टाइप की चीजें फील हो सकती हैं अगर आप पेपर देखोगे, क्योंकि जो पेपर का मेजर 6 पॉइंट ऑफ सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, तो पता है पेपर का टॉपिक का नाम तो बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, लेकिन देखोगे कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस छोड़कर ये आपसे सब कुछ पूछ ले रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स में एकदम बहुत ज्यादा डीप डाइव कर रहे हैं, साइंस में बेसिक जनरल साइंस पूछ ले रहे हैं, कुछ अकाउंट्स का पूछ ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि पेपर का कोई बहुत सर पैर नहीं है, लेकिन वहां पर मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन किया था कि कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से जाता है। आपको 75 में सभी 75 क्वेश्चंस के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। 75 में 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पर आप कंप्लीट ब्लैंक रहोगे, 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां संघर्ष करोगे, 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पर आप एक्स्ट्रा गलत करोगे। कुल मिला जुला के 48 से 50 क्वेश्चन अगर आपका पेपर में सेट बैठता है इन टोटो आउट ऑफ 75, तो 100% चांसेस रहते हैं कि आपका इंडिया का कोई सा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहोगे बीएड करने के लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर एट बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है इस समय। डेली बाइट्स के ऐप में जाके आप उसको ले सकते हैं। किसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सीयूईटी का पेपर कोड, पेपर स्ट्रक्चर कुछ भी और डाउट है, पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि डेली बाइट्स की यूट्यूब पर जाइए, चैनल के नाम पर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट को ओपन करिए। वहां पर प्लेलिस्ट का नाम ही बना होगा COQP03, जामिया, एनसीईआरटी, RI बीएड, IP बीएड, BHU बीएड। जब आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे ना, किसी भी एक प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे वीडियो लेक्चर डिटेल में टॉपिक वाइज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहां पर एक्सप्लेन देखने के लिए मिलेगा। पेपर कोड से लेके सिलेबस से लेके सब कुछ, चाहे BHU हो, DU हो, जामिया हो, IP हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को ले। तो देखो, इसके पहले पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 26 से 50 में सॉल्व कराऊंगा। बाकी पार्ट 3 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो इसके पहले 25 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। 26 क्वेश्चन हमारे आगे है, मैच द कॉलम। सिंपल सा है, बजट, कंटेंट और एस्पेक्ट क्या है, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, रेवेन्यू रिसिप्ट, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा ध्यान से रीड करोगे ना और हल्का सा भी रिस्क लेकर आप मार्क करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि क्वेश्चन सही निकले। नॉर्मल सिंपल सा रेवेन्यू रेसिप्ट, रेवेन्यू रेसिप्ट तुम ऑप्शन देखो ना, सिंपल सा दिख रहा है कि नॉन रिडेबल आइटम ऑफ गवर्नमेंट। ये सी का 1 ही आपको देखकर खुद ही महसूस हो जाएगा कि सी का 1 सही होना चाहिए। आप यहां पर ऑप्शन भी देखोगे तो आप देखोगे कि सी का 1 3 में दे रखा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 तो एकदम 100% गलत है। फिर लिखा है रेवेन्यू रेसिप्ट, प्राइवेट गुड, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है? टूल टू मैनेज द डिमांड इन द इकोनॉमी। आप ऑप्शंस को देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन को भी देखोगे तो भी आप मैच कर पाओगे। तो डी का 2 से आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बाकी का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दे रखा है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। यहां से आपको एक बात महसूस होगा कि क्वेश्चन नंबर 25 तक जब आपने सॉल्व किया तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स का दबदबा आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था। यहां से पेपर में देखोगे एकदम रोलर कोस्टर राइड है, चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी और अब आपको क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो यूट्यूब पर कोई भी आ रहा है कि 100 MCQ सॉल्व करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट 100 MCQ, ये देख लो, ये पेपर में आएगा, वो पेपर में आएगा। लिटरली पेपर देके आना, देख लेना 100 MCQ में से एक क्वेश्चन में नहीं आया होगा। क्योंकि जो लोग भी इस तरह से यूट्यूब पर सॉल्व करा रहे हैं, मतलब देखो यार, मतलब सिंपल सा व्यूज के लिए वहां पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखो, मैं इसलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, प्रिपरेशन का लाइन लेंथ कहां से शुरू करके कहां जाना है उनको समझ में नहीं आ रहा है। बस फ्री कंटेंट के नाम पर वो यहां से वहां भटक रहे हैं। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो उस बात का आईना है कि आप देखिए जो पढ़ाया जा रहा है और जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ रहे हैं उसका किस हद तक संबंध है। अब तुम टॉपिक देखो, टॉपिक COQP04 बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अभी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल चिल्ड्रन होम के रिगार्डिंग पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का है? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी इज क्वाशियरकोर। बताओ, ये अब इन्होंने होम साइंस लिख दिया, लेकिन बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का क्या ये क्वेश्चन है? तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जब भी कोई बच्चा पेपर में इस तरह क्वेश्चन देख रहा है और यूट्यूब पर फ्री उरी के चक्कर में इधर का वीडियो देख रहा है, थोड़ा सा अपना लाइन लेंथ फोकस करिए, अलाइन करिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाइए। क्योंकि देखो, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ भी फिर कम जाता है। पेपर में अगर टोटल 75 क्वेश्चन हैं तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, ये सब डेफिशिएंसी डिजीज ये सब अगर आपसे पूछ दिया, तो आउट ऑफ 75 कोई बच्चा 48, 49 क्वेश्चन भी नेट सही कर रहा है तो 100% एश्योर्ड है कि इंडिया की जो से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहोगे वहां पर आपका एडमिशन
हो जाएगा। आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ होम्स वेयर चिल्ड्रन स्टे टेम्पररीली टिल द कंप्लीशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन टू ट्रैक डाउन देयर पेरेंट्स एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन देयर फैमिली बैकग्राउंड। ऑब्जर्वेशन होम्स कहते हैं। जुवेनाइल चिल्ड्रन होम टोटली एक अलग तरह का हो गया, वो लॉन्ग टर्म केयर होता है चिल्ड्रन वगैरह के लिए। एक तरह से कह सकते हैं प्यूनिटिव भी होता है, पनिशमेंट वगैरह वगैरह के इस तरह की चीजें जब आपको देखने को मिलती है तब जुवेनाइल वगैरह में चीज जाती है, टोटली एकदम अलग चीज है। ऑब्जर्वेशन होम होता है टेम्परेरी स्टे ड्यूरिंग इंक्वायरी। डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड टू प्रोटीन डेफिशिएंसी क्वासिरकोर। बाकी का जो अन्य डिजीज जो भी कुछ है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, वो सारा कुछ यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन में अटैच कर दिया, आप उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एनसीएफ 2005 on early childhood education, which of the following is not a guiding principle of ECCE, early childhood care and education। अब यहां पर एक कमाल की बात देखिए, यहां पूछ दिया है एनसीएफ 2005। आपको पता होना चाहिए एनसीएफ रिवाइज हो चुका है, 2023 में नया एनसीएफ आ चुका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आ चुका है। लेकिन अब इन्होंने पुराने वाले से पूछ दिया, 2005 वाले से पूछ दिया। अगर मैं 2025 में प्रिपेयर कर रहा हूंगा तो मेरा अटेंशन किस पे जाएगा, 2023 वाले पर जाएगा। लेकिन अब पूछ दिया है तो पूछ दिया है। अब यहां पर आप चार ऑप्शन देखोगे ना, आप चार ऑप्शन देख के फिगर आउट कर लोगे कि एनसीएफ में बेसिकली क्या होगा। इन शॉर्ट एनसीएफ क्या होता है, देखो एनसीएफ जैसे मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, तो उसका जो भी गाइडलाइन है, सिलेबस करिकुलम का जो भी एनसीईआरटी वगैरह डिजाइन करता है, वो बेसिकली एनसीएफ में मेंशन रहता है कि क्या कितना किस तरह से पूरा जो करिकुलम फ्रेमवर्क होगा स्कूल एजुकेशन का वो किस तरह से होगा। तो वो चीज बेसिकली आपको एनसीएफ में देखने के लिए मिलता है। तो एनसीएफ 2023 में आ चुका है, एनसीएफ 2005 का पूछ रहा है और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल। नॉट, तो मिक्स अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन, ये ऑब्वियसली होना चाहिए, एजुकेशन इस तरह का हो। यूज ऑफ लोकल मटेरियल आर्ट एंड नॉलेज, यस होना चाहिए। प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज एम्फसाइज्ड। देखो ये सब बातें तुम देखोगे कि तुमको सिंपल सा दिख जाएगा कि मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल टाइप की बातें हैं ये। फैमिली अप्रोच फॉर द लॉन्ग टर्म केयर ऑफ ऑर्फेन्स एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। सिंपल सा बात है, क्योंकि ऑप्शन नंबर मतलब देखिए, देखो क्या है, कह रहा है कि गाइडिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। आप स्टेटमेंट पढ़िए, आपको स्टेटमेंट पढ़ के एहसास होगा कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल एनसीएफ सुना ही नहीं है, तो मार्गदर्शक सिद्धांत वाली बातें क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक अन्यायोनीकरण का मिश्रण, स्थानीय सामग्री, कला और ज्ञान का उपयोग, विशेषज्ञता के बजाय अनुभव की प्रधानता, तो यही सब तो मार्गदर्शक बातें हैं। ये देखोगे अनाथ और प्रतिवक्त बच्चों के दीर्घकालिक देखभाल के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण, ठीक है, माफ करिएगा कहीं हिंदी रीडिंग में कुछ दिक्कत हो रही है तो देखो यहां पर ही समझने का बात है, आपको ये चीज समझने का जरूरत है कि कुछ क्वेश्चंस का आप ऑप्शन भी पढ़ोगे तो आप फिगर आउट कर पाओगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वॉशिंग मशीन। अब बताइए, ये बताइए, अभी क्वेश्चन देखिए जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, इधर उधर 100 MCQ और फलाने का नाम, जो बच्चा टाइम किल कर रहा है जस्ट बिकॉज फ्री के नाम पर। अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वॉशिंग इन वॉशिंग मशीन, ये क्वेश्चन एक बार करोड़पति में भी पूछ चुका है। अब इसको हिस्ट्री में डालें, पॉलिटी में डालें, इकोनॉमिक्स में डालें, जियोग्राफी में डालें, लेकिन जबरदस्ती एक होम साइंस लिख दिया भाई, क्या करोगे फिर, उसमें डालो, ठीक है। तो एजिटेशन, पल्सेशन, टम्बलिंग आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। राइट ऑप्शन इज बॉटम ड्रेन जैसा कुछ नहीं होता है वॉशिंग मशीन में, बॉटम ड्रेन जैसा कुछ नहीं होता है। कोई चाहे तो पॉज करके पढ़ सकता है बाकी के मेथड्स क्या होते हैं। सेकंड 5-year प्लान इन इंडिया इज प्राइमरली स्ट्रेस्ड ऑन, आपको देखने के लिए मिलेगा हैवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर 1, ये महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड है। फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर वगैरह पर एम्फेसिस दे रहा था, ठीक है। तो 5-year प्लान्स किस पे एम्फेसिस दे रहे थे, बात आपको पता होना चाहिए। सेकंड 5-year प्लान हैवी इंडस्ट्रीज पर एम्फेसिस दे रहा था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर एम्फेसिस दे रहा था, महलनोबिस मॉडल होता है, ठीक है। तो आप यहां देखोगे मैंने मेंशन कर दिया, फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सेकंड प्लान हैवी इंडस्ट्रीज एंड 1991 में लिबरलाइजेशन वगैरह आया था। एलपीजी मॉडल पर भी एक क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। खैर, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन गारमेंट इंडस्ट्री, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पर्पस ऑफ गेटिंग अ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट इज अ क्वालिटी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, क्वालिटी कंट्रोल इज द राइट आंसर। गुणवत्ता नियंत्रण करने की आवश्यकता रहती है। अब ये देखिए, ये बताओ, ये पूछा क्या है, ब्लेजर जैकेट्स, पोलो शर्ट्स, चैनल सूट आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री। कहां पर डालूं मैं इसको, हिस्ट्री में डालूं, पॉलिटी में डालूं, जियोग्राफी में डालूं, इकोनॉमिक्स में डालूं? तो इस तरह के क्वेश्चन है पेपर में, इसीलिए मैंने बोला कि बार बार मैं आपको इंफेसिस दे रहा हूं कि आपको वो सेगमेंट देखो कितना आप कर सकते हो, कितना आप नहीं कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक आपको आता है, नेट नेट मिला के आपको 48 से 50 क्वेश्चन सही करना है। उतना भी आप करते हो तो आपका सिलेक्शन
हो जाता है। फिर देखो कि ऑप्शंस क्या दे रखा है, स्टाइल, फैशन, क्लासिक। तो अब ये कह रहा है कि जैकेट है, पोलो शर्ट है। देखो यार, जैकेट, पोलो शर्ट ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, तो क्लासिक में आएगा, ना कि फैड में। ठीक है, क्लासिक में आएगा, टाइमलेस, लॉन्ग लास्टिंग अपील होता है इनमें, तो क्लासिक में आएगा। विच आर द फॉलोइंग आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत आसानी से, केवल तसल्ली से आप रीड कर लोगे तो भी कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? इट इज ओरिएंटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल एंड community at large. It combines suitable mass media and interpersonal communication channels for greater impact. It focuses on success stories of people who have adopted new technologies, tried new methods, and helped the society. It aims at giving information and educating the community. All of them are correct. A, B, C, D. Option number 3 is the right answer. आपको पढ़ के एहसास हो जाएगा कि ये चारों ऑप्शन कहीं ना तो कहीं सही लग रहे हैं। A, B, C, D चारों ऑप्शन आपको सही देखने के लिए मिलेगा। फिर मैच द कॉलम। हॉस्पिटैलिटी एस्टेब्लिशमेंट, फैसिलिटीज, मोटेल, लॉज, रिजॉर्ट, होटल, इनके रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो रिसेंटली अमेरिका में एक इंसिडेंट भी हुआ था, मोटेल वगैरह में कुछ हादसा हो गया था कि इंडियन के साथ। तो अगर वहां से भी आप पता करेंगे मोटेल क्या है, लॉज क्या है, रिजॉर्ट क्या है, तो एक्सप्लेनेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि रिजॉर्ट किसे कहते हैं। कि रिजॉर्ट क्या है, वाइड रेंज ऑफ एमिनिटीज आपको देखने के लिए मिलता है रिजॉर्ट में, और जहां पर स्पोर्ट्स, लेजर, वैकेशन एक्सपीरियंस सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। डी का 4 ही देखो ना, रिजॉर्ट क्या होता है, offers a broad range of amenities, sports, facilities and leisure activities for ensuring a total vacation experience. Resort मतलब थोड़ा नाम से भी, जिसको कभी नहीं सुने हो, कम से कम तुमको समझ में आ रहा हो ना कि रिजॉर्ट में कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर प्रोवाइड ऑल एसेंशियल एमिनिटीज नीडेड बाय गेस्ट। ठीक है, ये ए का 1 हो जाएगा। मोटेल क्या है, मोटेल क्या होता है, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक होटल एंड प्रोवाइड्स पार्किंग फैसिलिटी नियर द रूम। मोटेल क्या, होटल टाइप का ही होता है, लेकिन मतलब कह सकते हो डॉम बेस्ड होता है, कुछ उस तरह का रहता है ये। तो बी का ऑप्शन नंबर 3। तो द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंगली सेम क्वेश्चन आप हिंदी में देख सकते हो, पॉज करके अपना आप उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस ड्यूरिंग इलनेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बहुत बेसिक सा सवाल है। कहा जा रहा है कि रुग्णता के दौरान पोषण देखभाल प्रक्रिया में शामिल चरणों की क्रियान्वयन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंपल सा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स एंड मेकिंग चेंजेस इफ नेसेसरी। आई डोंट थिंक ऑप्शन नंबर डी सबसे, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए पहले होना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हो सकता है। प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, नहीं, ये बाद में होना चाहिए। असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, सिंपल सा बात है, देखो असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, एंड लास्ट ऑप्शन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग न्यूट्रिशनल केयर आउटकम। सबसे लास्ट में वही आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, सी बी डी ए, डी बी सी ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द बुक रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखो यार, अगेन ये बिल्कुल कुछ वैसा क्वेश्चन है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो तुक्केबाजी नहीं चलेंगी। ठीक है, वॉल्टर ए, ठीक है, उसके बाद चार चमन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां वाज ऑथर्ड बाय चंद्रभान ब्राह्मण। ठीक है, शाहजहां के काल में लिखित चार चमन द्वारा लिखित गया था, चंद्रभान ब्राह्मण होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द सत्रप सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय साक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। साक का सब हिस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन लूसेंट जीके में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। संथाल रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1855 से 1856 के बीच में संथाल रिवॉल्यूशन हुआ था। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 ऑन चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध का थोड़ा काफी विरोध भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट मद्रास, कुका रिवॉल्ट इन पंजाब 1872। अकॉर्डिंगली आप सभी ऑप्शंस को अरेंज कर सकते हैं, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए बी सी डी। पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया ना हो हिस्ट्री का क्या चल रहा है वहां पर। रेफरेंस टू कॉपर कमिंग फ्रॉम द मैगन रीजन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट। ओमान के बारे में बात हो रहा है, मैगन का मतलब होता है ओमान के बारे में बात हो रहा है। मैगन रीजन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट इन द 3rd मिलेनियम, हियर मैगन इज यूज्ड फॉर ओमान। ठीक है, मेलुआ, मेलुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं, ये लूसेंट जीके की बुक में आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, बाकी आपको मैगन के बारे में बात हो रहा है तो ओमान के बारे में बात हो रहा है। Which of the following statements are correct? Barhut Stoop was built and expanded during the Sung period. The Indo-Greek
किंग मिनांडर हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। यपनिया वाज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, नहीं ये जैनिज्म का सेक्ट था। Jainism did not flourish in Tamil during the 2nd century BC. Jainism did flourish. Which of the following statements are correct? तो which of the following statements are correct? तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, ठीक है। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर सी है उसको तो ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है। जैनिज्म डिड नॉट फ्लरिश, जैनिज्म डिड फ्लरिश, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहां पर अटैच्ड है, आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन विल कम टू बुक्स एंड ऑथर, मैच द कॉलम। कांग्रेस एंड क्लासेस, द स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास, एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ द सिख। देखो अगेन बुक एंड ऑथर अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं होगा। न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास इज रिटन बाय C.S. सरदेसाई एंड एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ द सिक्स इंडू बंगा, एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद अर्लीस्ट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1893 में आया था। किस लिए आया था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये बात मेंशन था कि जो यूरोपियन जो भी इंडियन जजेस हैं वो कोई यूरोपियन का भी क्रिमिनल मसला है तो उस पे इंडियन जजेस भी फैसला दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या था, जैसे पहले क्या होता था, कोई भी यूरोपियंस वगैरह का रिलेटेड क्रिमिनल मैटर रहता था तो उस पर कोई यूरोपियन जज ही प्रिसाइड करता था, इंडियन जज प्रिसाइड नहीं कर सकता था। तो इल्बर्ट बिल में जो है ये बात जो है मेंशन किया गया कि इंडियन जजेस भी ट्रायल कर सकते हैं क्या कहते हैं यूरोपियंस का, ठीक है। ये आपको अराउंड 1883 में देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली अब ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि इस बिल का काफी यूरोपियंस ने विरोध किया तो अंग्रेज इस बिल को वापस ले लिए। इससे इंडियंस को अंग्रेजों का इंटेंशन क्लियर हो गया, ठीक है। एज इफ इंडियंस को पहले देख के समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेजों का इंटेंशन इंडिया में क्या है। खैर, बाल गंगाधर तिलक सेलिब्रेट्स द गणपति फेस्टिवल 1893। शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय तिलक इन 1895। फाउंडेशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था 1905 में। ये आसान है, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। ये 1905 में फाउंडेड है, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट में होगा। तो अब तुम देखोगे अगर ऑप्शन नंबर डी सबसे लास्ट में होगा तो ऑप्शन नंबर 1 खुद ही सही है। डी वाला देखो ना, ये डी सबसे लास्ट में है। ये मतलब ये बेसिक पॉइंट है, चारों में ये बेसिक सबसे आसान है। फाउंडेशन ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। तो ऑप्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए बी सी डी सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है मूवी एंड डायरेक्टर कौन है। लंका दहन, खुदा की शान, धर्मात्मा, कल्याण का जीना। तो जो तमाम उसके अलग अलग ऑप्शंस है मैच करा दिया गया। लंका दहन दादा साहब फाल्के, खुदा की शान RS चौधरी, धर्मात्मा V संतराम। भाई मतलब इन्होंने पुरानी मूवीज को यहां पर उठाया है, ठीक है। इन मेमोरियम पेंटेड 2 years आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज अ पेंटिंग बाय जोसेफ नॉलन पैटर्न। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। देन वी कम अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लिटरेचर इज ऑफ नो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रीजन्स इन हिस्टोरिकल स्टडी। सोच के देखिए क्या लिटरेचर नो हेल्प का है। भाई लिटरेचर हेल्प का है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग है, ठीक है, इनकरेक्ट है। जनपद प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। यस यस, बिल्कुल सही बात है। जनपद इवॉल्व इनटू महाजनपद एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स। जो तमाम 16 महाजनपद थे, अंगुत निकाय भगवती सूत्र में जो देखने के लिए मिलता है वो। संगम लिटरेचर थ्रोज नो लाइट ऑन स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट तमिल कंट्री। अरे भाई करेक्ट है, कहीं भी संगम का बात दिख जाए, सॉरी हाँ मतलब संगम मतलब कहने का मतलब करेक्ट है। संगम लिटरेचर थ्रोज नो लाइट, संगम लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट तमिल कंट्री। क्योंकि संगम कहीं भी लिख दिया है, संगम मैंने तमिल, संगम और तमिल कहीं लिखा तो मतलब सही है, तो यहां बीच में लिखा हुआ है नो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज संगम लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट तमिल कंट्री। द डेवलपमेंट ऑफ गांधार रीजन वाज शेप्ड बाय डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। यस यस करेक्ट, तो बी एंड डी इज राइट, ठीक है, बी एंड डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम हिंदी में भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आने से पहले एजुकेशन वाज इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। एजुकेशन को बाद में कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे देखो एजुकेशन एक ऐसा मैटर है इंडिया में
जिसपे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेपरेट कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेपरेट कानून बना सकती है। यही रीजन है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरे देश में सीबीएसई का सिलेबस सेम है, आईसीएसई का सिलेबस सेम है, लेकिन यूपी बोर्ड, तमिल बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इन जो स्टेट बोर्ड है इनका आपको सिलेबस और करिकुलम अलग देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट होगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रेफरेंस ऑफ लोकसभा सीट। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, राजस्थान में 25 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया इज मैरिज। मैरिज कुछ इसमें है, मैरिज, फीमेल माइग्रेशन का बेसिक कारण क्या है? मैरिज, शादी भाई। ठीक है, ओके, दैट विल बी ऑल। ओके, तो इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ था, इस पार्ट में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आंसर, पता है तो पता है, नहीं पता है तो मतलब ठंडन गोपाला। पार्ट 3 में देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक क्वेश्चन को हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का देखने के लिए मिलेगा। ये आपको इजी पड़ेगा अटेम्प्ट करना। यहां पर मैं स्टूडेंट्स को वापस से यही बात कहूंगा, देखो यार, ये जो फ्री उरी वाला कंटेंट होता है ना, उसका लाइन लेंथ नहीं होता। ठीक है, लाइन लेंथ इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ऑर्गेनाइज्ड में ये नहीं सोच पाते हो कि यहां से शुरू करके कहां तक जाना है। सिर्फ 100 एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका कुछ बनेगा नहीं। पेपर में जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, ये 2025 का आप पेपर देख रहे हो, इसके बाद 2022, 23, 24 का आप पेपर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि उसका कोई सर पैर नहीं है कि कौन से टॉपिक से कितना पूछेंगे। उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का हो सकता है भर भर के, 2023 का देखोगे भर भर के तुमको पॉलिटी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, 2024 का देखोगे कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एज ए स्टूडेंट ये बात समझाना चाहता हूं कि कोई भी टीचर अपने आप को ऑनलाइन अगर क्लेम कर रहा है कि इतना क्वेश्चन आएगा, जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता है कितना इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन से कितना आएगा, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन कम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपके लग जाएगी, लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि पेपर का कोई सर पैर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। 22, 23, 24, 25 का आप पेपर देखिएगा, 23, 24, 25 का पेपर देखिएगा, आपको तीनों पेपर में एकदम मतलब अलग सेट ऑफ दुनिया दिखेगी। पता चलेगा 23 में खूब सारा पॉलिटी का पूछ रखे हैं, खूब सारा हिस्ट्री का पूछ रखे हैं, तो 26 में किस सेक्शन से कितना पूछेंगे, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, नोबडी नोज दैट। आप बस इतना कर सकते हो, जो भी कोर सब्जेक्ट के एरिया है उसको ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स है, जितने भी इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, जितने भी हिस्ट्री के मेजर टॉपिक हैं लूसेंट जीके की बुक से आपको पता होना चाहिए, जितना भी पॉलिटी की बेसिक बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए, जितना भी जियोग्राफी के मेजर टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। उतना आपको पता है, आराम से 48 से 50 क्वेश्चन आप सही कर लोगे और उतना में इंडिया के कोई से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चाहोगे सिलेक्शन हो जाएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू जॉइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।